बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायम टीवी की तरफ से प्रोग्राम वाई एजुकेशन मैटर्स, तालीम क्यों ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान सज्जाद शाह जी हाज़िर हूँ। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल फरमाई, उसके अल्फाज यही थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिका खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी हम वो उम्मत हैं जिसे पहला हुक्म ही पढ़ने का मिला। और फिर वो वक्त भी आया कि देखते ही देखते मुसलमान माशरे के सबसे मुतमद्दिन अफराद बन गए, मगर ये अरसा बहुत कलील रहा। इल्म की फ़जीलत में इरशाद रब्बानी है, ए रसूल इन लोगों से कह दीजिए कि क्या जानने वाले ना जानने वालों के बराबर हो सकते हैं। मारकाए बदर पे नज़र डालिए। मारकाए हक़ व बातिल में जब 70 कुफ़ार कैदी बन के आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कैदी भी 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा देगा वो आज़ाद होगा। अरब से निकलकर ये इल्म यूरोप तक पहुंचा और वहाँ से दुनिया भर में फैला। गोया दौरे जदीद के उलूम जदीद, उलूम फ़नून, तालीम व तमद्दुन के बानी मुसलमान ही हैं। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके अफराद पढ़े लिखे ना हों। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तालीम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? तालीम वो शय है जो इंसान के इखलाक़ व सीरत को संवारती है और उसे एक ज़िम्मेदार शहरी बनाती है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं मंजूर हसनैन आरजू साहब के साथ, जो कि शोबा दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं और बहरिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ाते हैं। आज हम उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि तालीम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम आपकी कीमती आरा जानना चाहेंगे जो कि हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी, कि ये बताइए कि इंसान के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ से कहूँ कि जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है, इंसान के लिए तालीम ज़रूरी है, क्योंकि ये शऊर पैदा करती है। सही। और शऊर के साथ साथ तमाम उन बातों को लेके चलती है जिसमें एक इंसान की परवरिश होती है, और परवरिश से लेके उसको आखिर सांस तक बाशऊर बनाती है। सही। और तालीम ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस वाली तालीम हो, बल्कि तालीम इल्म का एक हिस्सा है, जो हुजूर के लिए हदीस थी हमारी, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। अली उसका दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। दरवाजे तक तो हम बाद में पहुँचेंगे, पहले इल्म की हम देखें कि हुजूर ने उलूम नहीं कहा, सही, बल्कि इल्म को कहा। तो इल्म इतनी वसी चीज़ है कि इसका मतलब अहाता करना हमारे लिए मुश्किल तरीन है, हम सोच भी नहीं सकते। आजकल जो तालीम है वो ये है कि MSc हो गए, MPhil हो गए, PhD, हमने डिब्बों में बंद किया हुआ डिग्री को, हमने अपनी डिग्री को डिब्बों में बंद किया, और हम अपने आप को फ़ख्र से तालीम याफ्ता कहते हैं, मगर हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, बल्कि हमने उस सिलेबस को पढ़ा है और वो फुलफ़िल किया है। असल तालीम वो होती है जो उस दौर में थी कि हुजूर तमाम उलूम के मालिक, और हुजूर ने मौला अली को दे दिया कि वो उसका दरवाज़ा है, आओ तो इस रास्ते से आओ। और मौला अली के जो दर्स हैं उससे अंदाज़ा होता है कि वो किस किस चीज़ पे अपना बयान करते थे। अच्छा मंजूर साहब, जैसे कि मैंने अपने इब्तदाई अल्फाज में कहा कि आज जितने दौरे जदीद के जितने जदीद उलूम हैं, उनकी कहीं ना कहीं इनका मिनबा, इनके बानी जो हैं वो मुसलमान ठहरते हैं जाके। तो और रसूल खुदा की हदीस भी है कि इल्म हासिल करो महद से लहद तक। जी बिल्कुल। तो क्या वजह है कि वो उम्मत जिसको सबसे ज़्यादा इल्म पे जोर दिया गया, वो आज इल्म से पीछे नज़र आती है? ये बड़ा तकलीफ दे सवाल। कहाँ गलती हुई, आपको क्या लगता है माशरे में? असल में ये हुई कि जब तक आप ये जाबिर बिन हयान को जानते हैं, मौला अली को देखें, जो मैथमेटिक अलजबरा के बानियों में शुमार होते हैं। बिल्कुल। सिलसिला जो है जो दौर गुज़रे हैं मुसलमानों के, उसमें फतूहात पे, कत्ल व गारत गरी पे हम ज़्यादा चले गए, फोकस कर गए।
तालीम पे हमने तवज्जो नहीं दी। सही। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर या मतलब सब कॉन्टिनेंट में जब मुग़लों की हुकूमत आई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, उन्होंने तालीमी इदारे नहीं डेवलप किए। सही। उन्होंने मकबरे बनाए ताजमहल की तरह, और उस दौर में यूरोप में यूनिवर्सिटियाँ बन रही थीं। वो हमारी ही तालीम को, जाबिर बिन हय्यान जो केमिस्ट्री का मतलब मौजिद था, और अरस्तु और तमाम लोग की को पढ़ा, कुरान शरीफ को उन्होंने मुताला किया और वो आगे चले गए हमसे, हम वहीं के वहीं रहे और हमने अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया पूरा, जबकि हम 1000 साल तक हमने हुकूमत की बिल्कुल हिंदुस्तान पे, सही। जो सोने की चिड़िया थी। मगर हमारे रिकॉर्ड में कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई बड़ा तालीमी इदारा न बन सका जिसकी हमें आज तक वो कमी महसूस होती है। अच्छा मंजूर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में जो एक तफरीक पैदा की गई कि दीनी तालीम को अलहदा कर दिया गया, दुनियावी तालीम एक अलहदा शक्ल बन के सामने आई, क्या इन दोनों को एक दूसरे से मरबूत होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मरबूत होना चाहिए, क्योंकि जो हुजूर जो तालीम देते थे, दीनी भी देते थे और उसके साथ साथ लोगों के मसाइल भी हल करते थे। सही। और वो सारे मसले कोई ऐसे नहीं थे, उसमें माशी मसाइल भी थे। सही। उसमें मतलब तकरीरें होती थी और डिस्कशन होता था, और खास हमने जैसे सुना है कि वो उस ज़माने में यहूदी आते थे, एक से एक सवाल लेके आते थे और हुजूर उनके जवाबात देते थे मुदल्लल तरीके से। और मौला अली के लिए तो मशहूर है कि 10 आदमी आ जाएं और एक सवाल पूछे, वो 10 जवाब, जी जी बिल्कुल 10 जवाब देते थे, मगर वो होता एक ही था। सही। और उस चीज़ को हमने क्या किया कि वो हम हट गए, हमने तालीम पे तवज्जो नहीं दी। वो इराक़, शाम, यहाँ पर ईरान, ये तालीमी दरसगाहें थी, मगर उसको तख्त ताराज के चक्कर में उनको तबाह कर दिया गया। कुतुब खाने जल गए और तालीम जो है वो पीछे रह गई। सही। और हम आगे नहीं बढ़ सके। यहाँ मैं वाइडर एंगल पर आपसे जानना चाहूँगा, बात को किसी एक फ़िरक़े या तबक़े या मसलक में महदूद नहीं करूँगा। क्या वजह है कि बर्र सग़ीर में कोई जामिअतुल अज़हर जैसी कोई यूनिवर्सिटी या लेबनान की शिया यूनिवर्सिटी जैसी कोई यूनिवर्सिटी या हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ, हौज़ा इल्मिया क़ौम, इस तरह का कुछ बर्र सग़ीर में क्यों नहीं बन पाया? बस मैं बताऊँ ना कि मुसलमानों की हुकूमत है, उनको सादा तवज्जो जो थी वो अपनी फतूहात से थी। ये औलिया कराम के ज़रिए जो इल्म फैला है, सही, वो खानकाहों में मौजूद है, बिल्कुल, मगर उसकी एक एक्सपोजर नहीं हो पाया, एक्सपोजर नहीं हो सका। वरना जो हमारे औलिया कराम थे जिन्होंने माइग्रेशन किया, वो अपने साथ इल्म भी लाए, बिल्कुल सही, मगर वो फैल नहीं सका, बिल्कुल सही, उसकी तरवीज नहीं हो सकी। दुरुस्त कह रहे हैं आप। आज अगर लोगों से पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की क्या तालीमात हैं या हज़रत लाल शहबाज कलंदरी की क्या तालीमात हैं, तो वो किसी को इल्म नहीं है, किसी को इल्म नहीं है उसके बारे में। ये एक बहुत बड़ा लैक है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं, बगैर किसी तफर्रुक़, दीनी मदारिस अपना किरदार सही से अदा कर रहे हैं या उसमें कुछ बेहतरी, कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? अब कुछ बेहतरी आई है इस बात से कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, सही, और पढ़ने के बाद वो ये सोशल मीडिया ने इसको और ज़्यादा बेहतर अंदाज में कि वो कोई अगर गलत बात आती है तो 2 घंटे बाद उसकी तस्दीक आ जाती है। वो बातें जो हमें पता नहीं थी, वो बातें हमें खुल जाती है। मैं ख़ास तौर पे 3 दिन से खैबर के वाक़े पे मुख्तलिफ आलिम दीन जिसमें अहले तशय्युअ अहले सुन्नत हैं, उनको सुन रहा हूँ कि उनमें किस हद तक मुमासलत है। पता चलता है कि सोच का फ़र्क है, हर अपने मसलक के साथ एतबार से उसको बयान करता है, सही। और मगर होता यही है कि अली अली है, बेशक, हर तरफ देखो अली अली है, बेशक, मगर बयान में ज़रा सा कोई जाकिर कंजूसी कर भी देता है, मगर मतलब इनकार नहीं कर सकता कि मरहब को पछाड़ा किससे। बेशक बेशक। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो ये मिंबर है, मिंबर रसूल है, वो शिया सुन्नी दोनों के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी की हैसियत ओपन यूनिवर्सिटी है ये। इस वक्त तो मैं इसको ओपन यूँ समझता हूँ कि इस बात को छोड़ दे कि सोच में तफरीक पड़ना है, मगर जो अच्छे आलिमों को हमें सुनने का मौका मिलता है, मतलब मैं नाम देता हूँ तारिक जमील साहब का, वो अपने मसलक के हिसाब से बयान करते हैं, मगर सच भी बयान कर देते हैं। वो एक वक्त आता है कि वो मुँह से उनके वो अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे ये पता चले कि जो हकीकत, देखिए बात यह है कि मैं शियत और सुन्नियत की बात नहीं करता, मैं अहले बैत की बात करता हूँ। जो हुब्बे अहले बैत है
वो यकीनी तौर पर उसके अंदर यकीनन, मवद्दत होगी, और मवद्दत होना ज़रूरी है, शिया होना ज़रूरी नहीं है। बेशक, मैंने अपनी किताब जो है आपको आज मैंने जो दी, उसको मैंने कहीं शियत को प्रवोक नहीं किया। मैंने कहा है मवद्दत अहले बैत जो रखता है। अब इसमें जितने भी औलिया कराम हैं जो सादात में हैं, उनको शजरों के मुताबिक मैंने उनको लाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप के कब माइग्रेट करके आए। जैसे बीवी पाकदामन आई, सही, ठीक है, उनका भी एक लेसन था, बिल्कुल, वो आज भी मौजूद है। इसी तरह अब्दुल्ला शाह गाजी जो परपोते होते हैं इमाम हसन के, उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। मगर जो कुछ भी उस वक्त खानकाहों से दर्स और तदरीस फैला, उसका इम्पेक्ट है। अब लोगों को नहीं पता शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं, आप उनकी उसमें जाएं, मगर उनके साथ एक इमामबाड़ा मौजूद है, यहाँ आज़ादारी खुल के होती है। और लाल शहबाज कलंदर पे जाएं तो आप देखें कि वहाँ पे भी सब कुछ है, मैसेज कन्वे होता है, मगर प्रॉपरली इसकी गवर्नमेंट तरीके से जो सरकारी तौर पे सरपरस्ती होती है वो नहीं हो पाई। और वो हमने एक दूसरे को जो बात तफरीक पैदा हुई अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत की, और उनके पार्ट बने, जो भी है, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। मगर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि इसमें हमें नुकसान हुआ। अगर ये मिल बैठ के इस बात को आगे बढ़ाते तो बहुत, बकौल आपके अल अज़हर की यूनिवर्सिटी इस वक्त हमारे यहाँ कोई नहीं है, सही, कोई भी नहीं है। लोगों ने अपने तौर पे हौज़े बनाए हैं, मगर वो रोल प्ले नहीं कर पाते जो ईरान में और इराक़ में या शाम में हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आज के दौर में चेक एंड बैलेंस बहुत इजी और बहुत फास्ट हो गया, बहुत फास्ट। आप कोई भी गलत बात कर दें तो फ़ौरन लोग उसकी तस्दीक कर देते हैं या उसके ऊपर एतराज़ आ जाता है। तो इतने जदीद उलूम हम तक पहुँच गए हैं, ज़राए बढ़ गए हैं, ज़राए इब्लाग बहुत ज़्यादा हैं, और इस वक्त बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम पढ़ सकते हैं और दुनिया की किसी भी किताब तक रसाई हासिल कर सकते हैं, किसी भी ज़बान को ट्रांसलेट कर सकते हैं हम इंटरनेट के थ्रू। तो आप मुझे ये बताइए कि इतने जदीद उलूम के बावजूद आज का तालीम याफ्ता नौजवान हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद क्यों नज़र आता है? जी बिल्कुल, इसमें माशी मसला है सारा। वो पहले ये देखता है कि पैसे में कैसे कमाऊँ और कौन सी डिग्री मुझे कमाने में। इसी में एक सवाल मैं और ऐड कर दूंगा कि क्या तालीम सिर्फ अपनी इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए हासिल की जाए? मौजूदा हालात में यही है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आप इसको अलमिया समझते हैं? ये अलमिया नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं शॉकिंग पॉइंट है कि हमने तालीम को, पहले एक बच्चा पैदा होता था, माँ कहती थी कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। सही। अब ये हाल है कि डॉक्टर जो है वो 18 से 20 लाख रुपए दे के खर्च करके वो डॉक्टर बनता है, पैसे दे के फिर उसको 2 साल नौकरी करनी पड़ती है और वो वहीं का वहीं रहता है, तरक्की नहीं करता जब तक वो स्पेशलाइज ना करे। जबकि आजकल जो है फील्डें खुल रही हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, लोग MBA करते थे, मैं अकाउंट्स मैनेजमेंट वगैरह में करते थे, अब जब से कोविड आया सप्लाई चेन ने उस तरक्की की, आप हर तरफ HR और सप्लाई चेन की तरफ जा रहे हैं बच्चे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। और ये है कि रास्ते हैं, मगर सोच वही माशी है मसला कि मुझे किसी तरह जॉब मिल जाए, मैं अच्छा ग्रेड ले लूँ, मैं एक अच्छा इंसान न बनूँ। यानी तालीम जो है वो अपने शऊर को बुलंद करने के लिए हासिल नहीं की जा रही, वो सिर्फ इसलिए हासिल की जा रही है कि और उसकी वजह क्या है कि हमने किताबों को छोड़ दिया, हम लिटरेचर नहीं पढ़ते। आप फ्रांस में देखें, कोई फ़लसफ़े की सबसे किताबें, ज़्यादा किताबें फ्रांस में तैयार होती। सही। हमारे यहाँ कोई लिखने वाले नहीं। सैयद मोहम्मद तकी ने जो किताबें लिखी, उसके बाद मुझे कोई काबिल ज़िक्र राइटर नहीं नज़र आया कि जो फ़लसफ़े पे लिखे। अब उसकी वजह है कि फ़लसफ़ा और अदब ये इंसान को शऊर में संवारता है। बेशक, बेशक। डॉक्टर एक डिग्री ज़रूर ले लेता है, बेशक, वो स्पेशलाइज तो हो जाता है, मगर स्पेसिफिक फील्ड का। सही। मगर जो अदब का आदमी होता है, जैसे रईस रूमी साहब थे, उन्होंने कहीं तालीम हासिल नहीं की, मगर आप देखें मंतक़ पे, फ़लसफ़े पे बिल्कुल, मतलब वो यकता थे। बेशक, बेशक। ये अंदर का इंसान है जो उनके पास बचे, वो कहते हैं तालीम याफ्ता नहीं मगर इल्म हासिल किया उन्होंने। जॉन एलिया को आपसे बहसे शायर समझते हैं, मगर जॉन एलिया के कलाम को देखें तो वो उसका मतलब बयान से बाहर है कि उसके बाद इल्म कितना था, कुरान की तालीमात इतनी थी कि लोग उनसे बहस नहीं कर पाते। बेशक, बेशक। हालांकि वो एक शायर था। तो आप क्या वजह देखते हैं कि एक तवील अरसे से हमारे दरमियान एक बड़ा खला पैदा हो गया है कि हमारी माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई दूसरे फैज़ अहमद फैज़, कोई अहमद फराज, कोई जॉन एलिया, कोई मोहसिन नकवी, अब देखिए अहमद नदीम कासमी को इस तरह की शख्सियतें क्यों नहीं सामने? अहमद नदीम कासमी से तो मैं खैर मिला हूँ, बहुत बड़ा शायर था और बड़ा उनकी खिदमत थी उनकी।
जब शकीब जलाली का इंतकाल हुआ और मैं उस ज़माने में शोरकुट गया तो कासिम साहब के यहाँ लाहौर में कासिम साहब के यहाँ ठहरा था, तो मुझे उस वक्त शायरी का नहीं पता था, मैं एक बहुत स्टूडेंट था, मगर उनके रख रखाव को देख के उनके ताल्लुकात जो लोगों से पता चला कि ये बहुत बड़ा आदमी है। रईस अमरोवी के आप जाएँ, एक छोटी सी गली में कमरा है, लोग आते थे, मगर लोगों को देखते थे कि कौन कौन लोग उनके पास आते हैं और क्या क्या हासिल करके जाते हैं, क्या क्या फैज़ लेते हैं। वो हम कुछ भी नहीं, सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि कौन पीएचडी है, कौन डीएससी है, इसको देखो शायद, हालांकि वो एक इक्तिसादी मसला है उसकी डिग्री, मगर वो लिटरेचर से दूर है। लिटरेचर जो है वो इंसान, अब तो ई बुक्स का दौर है, ज़रूरी नहीं है आप आपके मोबाइल पे हर किताब खोलने को तैयार है। बिल्कुल सही। और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को मैंने गौर किया, लाखों किताबें लाइब्रेरी में देखी मैंने 2 साल पहले। मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी को देखा जो 7 मंजिला है लंदन में, कि वहाँ का लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक। दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मंजूर साहब से गुफ्तगू चल रही है तालीम की अहमियत के हवाले से। मंजूर साहब, ये बताइए कि आप ख़ुद एक बहुत अच्छे तालिब इल्म रहे और इसी सिस्टम से आपने तालीम हासिल करी। आप अपने ज़माने के निसाबी निज़ाम के अंदर और अब के निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं? देखिए, निसाब में तो ऐसी तब्दीली नहीं आई है, उसी की वजह से इन्हितात है। ये वक्त के साथ तब्दील होता रहना चाहिए, मगर तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि बनाने वाले वो लोग हैं जो जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, ना उनको इसका अंदाज़ा है कि हमारी माशी समाजी ज़रूरियात क्या हैं। सही। उसकी वजह ये हुई कि एक ज़माने में हम पढ़ते थे बीएससी, और पढ़ाया मैंने 34 साल बीएससी को पढ़ाया। बच्चे होते थे, बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलता था। इस्लामिया कॉलेज में मैं होता था, इस्लामिया साइंस कॉलेज में। आज वहाँ कोई बच्चा नहीं आता। क्यों? बीएससी का कैरिकुलम में तब्दीली नहीं की गई, ना वक्त की सोच के हिसाब से उसको ढाला गया। अब क्या है, बच्चा डायरेक्ट मैनेजमेंट साइड पे चला गया। वो उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उसने दाखिले लेने शुरू की है। उसका इम्पेक्ट ये आया कि उन्होंने डिग्रियां तो ले रहे हैं, मगर उनकी राह मुतय्यन नहीं है। जैसे आप एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर बन तो जाता है एमबीबीएस, मगर वो किसी काम का नहीं होता जब तक उसको वो स्पेशलाइजेशन ना करे वो किसी और जो डॉक्टर नहीं लेते वो हमारे पास आते हैं। हम उनसे कहते हैं क्यों, आपकी तो फील्ड अच्छी थी। उनको नहीं पता होता कैरियर काउंसलिंग का तरीक़ाकार। तो मंजूर साहब, ये स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइन देना किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी अब तो नेट पे मौजूद है। अच्छा। पहले नहीं थी, हमारे दौर में नहीं थी। हम सिर्फ पूछ के करते थे, हमें मालूम नहीं था। इस वक्त ये हाल है कि एक डॉक्टर को कुछ नहीं मिल रहे होते, मगर एक बायो टेक्नीशियंस को उससे ज़्यादा, मतलब जो ईसीजी मशीन चला रहा है, जो अल्ट्रासाउंड चला रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है और उसकी डिमांड बहुत है। तो फील्ड ये है कि एक वक्त से सिर्फ एमबीबीएस था, अब वो फील्डें खुलती चली जा रही है। बिल्कुल सही। और वो उसमें यह है कि किस हद तक हमारे बच्चे जाते हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं है। बिल्कुल सही। और वो ज़रूरी है। यूरोप में ये बहुत चीज़ है। हमारे यहाँ तालीम क्या है, जाके मॉन्टेसरी में 3 साल ज़ाया करा के उसको फर्स्ट में लाते हैं। इंग्लैंड का सिस्टम मैंने जाके खुद देखा, मेरे नवासे पढ़ते हैं, नवासे 4 साल तक वो होते हैं, पढ़ो ही नहीं, घूमते रहो। 4 साल के बाद सोचो कि तुम्हारे पास तुम्हें साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है, वो भी लिटरेचर।
तो एक मतलब ग्रोथ होती है, उनका एक सिस्टम है। तो आप समझते हैं कि हमें अपने निसाब के निज़ाम में कुछ तब्दीली करनी चाहिए? बहुत बर्डन है स्टूडेंट्स के नहीं, ऊपर। तब्दीली क्या, बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा हालात से आमांग करना है उसको। अगर सही। नहीं करेंगे तो हम पीछे रह गए। उसी की वजह से कि आज हमारे डिग्री याफ्ता बैठे हैं, उनको ये ज़रूरत ही नहीं, यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। वो बीकॉम करके जाता है, वो एमकॉम करके जाता है, उसको नहीं पता होता कि मैं बैंकिंग में क्या करूँगा। उसको एक ट्रेनिंग जाना बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और वो ट्रेनिंग में अपने हिसाब से वो एक बीए भी कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इवन हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें वहाँ जाके मज़ीद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बेहतर है कि यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट की ये देखिए, इसमें स्टूडेंट्स को चाहिए ये जो बाहर, देखिए हर एक तो अव्वल तो बाहर नहीं जा पा रहा। सही। बाहर जाते हैं ओ लेवल ए लेवल के बच्चे, क्योंकि वहाँ के वो टेस्ट करने कंप्लीट करने में उनको मुश्किलात होती है, माशी प्रॉब्लम भी। और जो चले भी जाएं तो वो हमारी डिग्रियों ने इतनी तरक्की की है कि वो हम उसको समझते ही नहीं है। वो कहते हैं पूरी तैयारी करो दोबारा। एमबीबीएस डॉक्टर जाता है, उसको 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, तब वो उसको लाइसेंस मिलता है। इंजीनियर को डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलती। हाँ, एक वक्त था कि यहाँ से जाते थे वो एक्सेप्ट करते थे, मगर यहाँ इतनी जो मैं वो तो कहना नहीं चाहिए, अनफेयर मीन्स इतने हुए कि उन्होंने हमारी डिग्रियों पे भरोसा करना बंद कर दिया है। मगर ऐसा नहीं है हर यूनिवर्सिटी में। मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ इक्विवेलेंसी देखी जाती है, और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो इंग्लैंड हो कनाडा हो, उनको वो इक्विवेलेंसी मिल जाती है। मगर चंद यूनिवर्सिटियों की हालत ख़राब है। सही। अभी आपने ए लेवल्स और ओ लेवल्स का जिक्र किया, इसी से मैं अगला सवाल करूंगा कि ये बताइए, क्या आप नहीं समझते कि पूरे मुल्क में अगर एक ही तालीमी निज़ाम राइज किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा? ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइफरकेशन जो है ना क्लास का, ये माशी मसला है। ओ लेवल वो करता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो ओ लेवल नहीं कर सकता। सही। अच्छा, ओ लेवल का फ़ायदा ये होता है कि 10 में से 9 सवाल करने होते हैं। जो सवाल एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आता। हमारे यहाँ निज़ाम उल्टा है, 10 में से 5 क्वेश्चन है, वो हर साल आते रहते हैं। इसी वजह से तरक्की कर गए कोचिंग सेंटर, कि हम जैसे टीचरों ने जाके वहाँ कोचिंग सेंटर आबाद कर दिए और वो चीज़ पढ़ानी शुरू कर दी जो पेपर में आती है। अब लड़का या बच्ची सिर्फ वो चीज़ पढ़ रही है जो पेपर में आएगा। और अभी जो रिज़ल्ट बना है कोविड की वजह से, हमें शर्म आती है इस बात को कि बच्चे 95%, 96% तसव्वुर नहीं कर सकते थे, नंबर नहीं आ सकते, कैसे आ गए। सही। और बच्चे को देखो तो वो इतना ज़्यादा जीनियस नहीं है। तो वही वाली बात है, कहीं ना कहीं घोटाला है। बिल्कुल सही। और वो घोटाला जो है वो हमें ठीक करना होगा। कोई बाहर से नहीं आएगा हमारे लिए, कोई टेक्नीशियन नहीं आएगा, कोई कंसल्टेंसी नहीं होगी। और उस आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे लोगों में ये हो कि हमें क्या कुछ करना है और कर सकते हैं। अपने आप चैनल से करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक पर बुला के सेमिनार भी करा सकते हैं, जिससे ये होगा कि बच्चे उसको देखें। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि हमारा मैसेज भी पहुंच जाएगा मजहबी, और उसके साथ साथ ये है कि बच्चे को फ़ायदा भी हो जाएगा और वो एक प्रॉपर लाइन की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो उसको और गाइडेंस मिल जाएगी। कुछ लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर मंजर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो डॉक्टर हैं, अभी उन्होंने चिप पे लगाई है, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है। कैलगरी में होते हैं वो अक्सर, बल्कि अभी आए हुए भी थे वो यहाँ पर, और इस साल में 2-3 विज़िट करते हैं। और उनका कहना है इंतहाई मजहबी आदमी, कुरान के तालीमात के ज़रिए वो अपने उस पर कायम है, और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको उनके बारे में दूँगा, और उनको आप कभी इंटरव्यू करें, वो कैलगरी में होते हैं और बेहतरीन मजहबी स्कॉलर हैं वो, और साइंटिस्ट भी है वर्ल्ड लेवल के, क्योंकि वो वाहिद आदमी है कि जिन्होंने एक चिप ईजाद की है जो इंसान ब्रेन में लगा दी जाती है और उसके पल्सेस इम्पैक्ट आते हैं। ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपने बात करी कोचिंग सेंटर्स की और प्राइवेट स्कूल्स की, क्या कोचिंग सेंटर और प्राइवेट स्कूल्स की कामयाबी के पीछे सरकारी स्कूलों का अपग्रेड ना होना एक बहुत बड़ी वजह? नहीं, देखिए 70s में पहला कोचिंग सेंटर जो था वो श्योर सक्सेस आया। सही। वो कोचिंग सेंटर नहीं था, वो नोट्स प्रोवाइडर था। बिल्कुल। हम उस ज़माने में डीजे कॉलेज में पढ़ रहे थे और हमें बच्चे शर्म से कहते थे कि हम कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं, बताते नहीं थे।
अब धड़ल्ले से बोलते हैं कि मैं फलाने सेंटर में और उसकी मौजूदा शक्ल आपके सामने जी जी कहना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल कोचिंग सेंटर, उन्होंने क्या किया, कराची के पायनियर टीचर को उठाया, अपनी मर्ज़ी की सैलरी दी और उनको तैयारी कराने के लिए बच्चे भी आए, और आप वहाँ देखें रश लगा हुआ है और कॉलेज वीरान हो चुके हैं। कॉलेजों में बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, रजिस्ट्रेशन सेंटर बन गया। अच्छा, आप माशाल्लाह दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग के लिए भी आते होंगे, अपने तालीमी मसाइल के लिए भी आते होंगे, तो आप ज़्यादा क्या मसाइल हैं उनको दरपेश जो वो आपसे, देखिए, क्या क्यूरीज पहली ज़्यादा बात होती तो ये कि मैं एक स्कूल भी रन करता हूँ, इमाम हसन अस्करी। अच्छा माशाल्लाह। 10th में पढ़ाता भी हूँ एज ए वॉलंटरी। तो मैं अभी से ग्रूमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चा IHA स्कूल के नाम से जब जाए तो वो एक शाइनिंग स्टूडेंट बने, उसको वो जो मुश्किलात वहाँ पेश आ रही आएंगी वो मैं यहाँ से रिकवर करता हूँ। ये मेरा मतलब मैसेज है बच्चों के लिए। तो उनसे ये कि किस कॉलेज में जाना है, कॉलेज सब एक से हैं, कॉलेज बेआबाद है। असल चीज़ उसको बतानी है कि बेटा तुमको जो पढ़ना है ये आगे ये इस्तेमाल आएगा, ताकि ये ना हो कि फिर दोबारा वो कोचिंग सेंटर की तरफ रवजू हो। मैंने कराची के बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, मगर मुझे एहसास महरूमी होता था कि मैं बच्चों को वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आ रही है, ये नहीं पढ़ा रहा कि उसको सिलेबस नहीं कवर करा रहा। सिलेबस कॉलेज में कवर कराना पड़ता है, वहाँ मुझे सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट सवालात कराने पड़ते हैं। उसका ये हुआ कि कॉलेज हमारे आबाद नहीं हुए, सेंटर आबाद हो गए। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जब बच्चे जा रहे होते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि बच्चों, जो कुछ मेरा मजमून है, अगर 10 सवाल इंटरव्यू होंगे तो 4 सवाल मेरे ज़रूर होंगे स्टैटिस्टिक्स पे, मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसकी तैयारी साथ साथ कराता रहता हूँ। और जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो बता भी देते हैं मुझसे कि सर हमारा ये है कि ये सवाल, तो मैंने कहा भाई इसकी तैयारी इस तरह हो और कोशिश करो कि अच्छी फील्ड में जाओ जो तरक्की कर रही है, जैसे सप्लाई चेन है। बिल्कुल सही, बड़ी डिमांड है इस वक्त। आप ये देखें, वो बिज़नेस जो जिनको कुछ भी नहीं थे वो चमक उठे। कोरोना ने लोगों को गिराया भी और खड़ा भी कर दिया। बिल्कुल सही, दोनों तरह के रिएक्शन, दोनों तरह के मतलब हम इसको रिसर्च करते हैं। अच्छा मंजूर साहब, आप एक तवील अरसे से तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आज का स्टूडेंट ज़्यादा क्लियर है अपने फ्यूचर, अपनी प्रोफेशनल फील्ड को लेकर कि उसे क्या करना और क्या चुनना है, या आप इस एरा से पहले अगर देखें? नहीं, पहले के मुकाबले में, क्योंकि उसके पास मोबाइल है और मोबाइल में एक चीज़ के बारे में उसको पता होता है। यानी आप मिसाल ये ले लें कि कोई भी दवा मैं अब खा रहा हूँ, मुझे पहले नहीं पता था, मैं दवा को फ़ौरन नेट पे डालता हूँ, मुझे पूरी उसकी डिटेल आ जाती है कि भाई इसके ये साइड इफ़ेक्ट, मुझे साइड इफ़ेक्ट का पता लग जाता है। यही बच्चे के साथ है कि वो अपना मुस्तकबिल देखने के लिए वो नेट पे जाता है, उसको सारी डिटेल पता लग जाती है। अब ये और बात है कि उसका माशी मसला है कि वो अगर फ़र्ज़ किए कोई IB में पढ़ सकता है, कोई लम्स नहीं जा सकता, कोई GIK में नहीं जा सकता, वो माशी मसाइल हैं। मगर बच्चे को राहें मुतय्यन हो चुकी हैं कि मुझे ये करना है, क्योंकि हर बच्चा बाहर नहीं जा सकता। वो लोग जा सकते हैं जिनके कोई लिंक हैं या उनके माशी मसाइल नहीं है, वरना हमें तो यहीं पैदा होना है, यहीं बड़ा होना है और यहीं सब कुछ करना है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें यहाँ अपना मुस्तकबिल देखना है। अच्छा, एक हमारी माशरती सोच बहुत ज़्यादा है मखलूत तालीम के हवाले से कि अक्सर वालिदैन अपनी बच्चियों को मखलूत तालीम की वजह से आगे नहीं पढ़ाते, फर्दर स्टडीज़ नहीं कराते। तो आपके ख़्याल में क्या निज़ाम बेहतर है, मखलूत तालीम बेहतर है? देखिए, मखलूत तालीम जो है, मतलब मैं जिस घर में हूँ, मेरे वालिद ने, मेरी बहन जो है वो ज़ाकिरा है, फिरदौस फातिमा, इम्तियाज़ की वालिदा, उसको मैट्रिक से पढ़ने नहीं दिया। बहुत सख्त थे मेरे वालिद। इंटर नहीं इंटर किया फर्स्ट क्लास, BA प्राइवेट किया फर्स्ट क्लास, MA किया प्राइवेट, और वो ज़ाकिरा आधी दुनिया उसने देखी है, मजालिस से पढ़ी है। तो ज़रूरी नहीं है कि मखलूत तालीम करके ही ये रिज़ल्ट ले। परवीन शाकिर और वो एक साथ मैट्रिक किया है यहीं से, रज़िया स्कूल से, और परवीन शाकिर को तरक्की मिली, सरसेद गई, उसके बाद फिर आपने देखे अल्लाह ने उसको उरूज दिया। मगर ये दोनों एक ही साथ डिबेट में शामिल होती थी और इनाम लेके आते थे रज़िया स्कूल के लिए। तो मखलूत तालीम के पॉजिटिव इम्पेक्ट कम हैं, नेगेटिव ज़्यादा हैं। मगर नेगेटिव यूँ ज़्यादा है कि हमने ख़ुद नेगेटिव बना दिए हैं, हम उसको गलत राहों में लेके जाते हैं, सोच हमारी पॉजिटिव नहीं होती। वरना मेरी उम्र गुजरी है मखलूत तालीम में, मैं पढ़ा रहा हूँ, मसाइल हैं अपनी जगह,
वो स्टूडेंट भी होती हैं जो आगे बैठती है, उनको फिक्र नहीं होती कि लड़का कहाँ बैठा है, लड़के क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसी होती है कि आगे से सीटें छोड़ के पीछे बैठती हैं। यानी तो ये एजुकेशन इटसेल्फ बुरी नहीं है, हमने उसको बुरे हम उससे और उसको आप जिस तरह देखें ना, एक ज़माने में VCR आया, सही, दुनिया ने उससे बहुत कुछ सीखा। उस ज़माने में मूवियाँ आती थी, सही। अब तो खैर व्हाट्सएप पे सब कुछ, मगर हमने उसको गलत पैरों में ले गए। सही, वो तो इस्तेमाल के ऊपर है, आप उसके जैसे इस्तेमाल तो उसको सही तरह नहीं चला पाए हम। बिल्कुल सही। और अभी भी ये है कि मखलूत तालीम का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मगर अगर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और इस बात की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि हम अपने इक़दार जो है, हमारी मजहबी लिमिटेशन जो है, उसके साथ चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है, वो यूरोप जो तरक्की कर रहा है, अमेरिका तरक्की, वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है मखलूत तालीम का, वहाँ तो है ही, मगर वो तरक्की कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपने उसको उस पर फतवे देने और उस पर लगा दिया कि ये जायज़ है, नाजायज़ है। ऐसी बच्चे भी मेरी क्लास में होती हैं जिनकी सिर्फ आंखें नज़र आती हैं क्लास में, और वो पढ़ रही होती हैं और वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेती हैं। सही, ये ऐसा नहीं है, ये हमारे अपनी सोच पे है और अपने अमल पे है कि अगर वालिदैन उसको नहीं देखेंगे, मोबाइल उनको दे दिया, ये पूछे तो कि कहाँ कहाँ तुम सर्चिंग कर रहे हो, क्या डाउनलोडिंग कर रहे हो, तो उससे पता चलेगा। वालिदैन खुद बेबहरा हैं, वो खुद वालदा एक नया मोबाइल अपना लिए बैठी है, आईफोन, उनको फिक्र ही नहीं है, तो बच्चे तो जाए बेहरा। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये आप देखें, चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं ना, तो उसके एडवर्स सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मूवीज़ देखी जाती हैं। क्यों? बिल्कुल सही, इसलिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल सही। यानी अगर आप बच्चे को किताब लेने के लिए पैसे दे रहे हैं तो उसे ये शऊर भी दें कि वो कौन सी किताब खरीदे। बहुत बेहतरीन। तो आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नौजवान तालिब इल्म, ये प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम हुसूल इल्म जो है ना, और उसको डिग्रियों की हद तक नहीं रखेंगे, कैरिकुलम पढ़ लिया और आगे बढ़ जाएं, बल्कि अंदर वो लिटरेचर मालूम करें जो नेट पे अवेलेबल है, सर्चिंग करें। हम रिसर्च के आदमी हैं, हम चाहते हैं सर्च करें, और सर्च करने के बाद हमें ये पता चले कि आगे क्या है। एक दवा जो है रिसर्च होती है, 15 दिन बाद आता है कि ये नहीं, ये गलत हो गई, तो लोग कर रहे हैं उस पर काम, हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, जामे कराची में हमने पढ़ा, आज भी करिकुलम वही मूव कर रहा है। हमारे यहाँ कोई रिसर्च ओरिएंटेड वर्क नहीं होता। जिन डिपार्टमेंट में हो रहा है, जैसे केमिस्ट्री में हो रहा है, आप देखें उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। बाकी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ टीचर कम है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, और कहीं टीचर ज़्यादा हैं, स्टूडेंट कम है। 70s के अंदर जेनेटिक्स के अंदर 60 टीचर होते थे जामे कराची में, और 2 स्टूडेंट होते थे। सही, ये जो अलमिया था, आज इसका एडवर्स है। दुनिया में जेनेटिक्स को पूछा जा रहा है, तो वक्त के साथ ये तब्दीलियाँ होती रहती हैं। अब हमारे पास वो कैरियर काउंसलिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को वक्त के वक्त, जैसे वालिदैन बच्चों को गाइड करते हैं, ऐसे इदारे होने चाहिए जो प्रोफेशनली, और कर भी रहे हैं कुछ लोग इस पर, ऐसी बात नहीं है, वो काम भी कर रहे हैं। LMS सिस्टम पे बहुत काम हो रहा है, और मैं उन लोगों से अटैच हूँ, और वो वाकई बहुत उनकी मतलब गिरा कदर खिदमत हैं, जो बिल्कुल छुपे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब का। मंजूर हसनैन आरजू साहब ने आज अपने कीमती शेड्यूल में से अपना कीमती वक्त हमें निकाल के दिया है। बहुत मसरूफ़ इंसान हैं, दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, और इनकी जो गुफ्तगू है वो हमारे लिए एक मशअल राह है, और बहुत कीमती हैं ऐसे लोग। बकौल फैज़ साहब के हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। और मंजूर साहब ने ये किताब जो है मौलिफ़ फरमाई है, देखिए ये अज़ादारी अमरोहा के नाम से है। बहुत अच्छी किताब है जो बरसग़ीर में अज़ादारी के हवाले से है कि कैसे शुरू हुई, कहाँ से बुनियाद है इसकी। तो आप सभी इसको ज़रूर पढ़ें। ये किताब इन्होंने मुझे हदिया करी, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने कायम TV की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की गुफ्तगू आपने सुनी। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म ही इंसान को सही मायनों में इंसान बनाता है। हाँ, इसमें मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, मगर शुरू में हर काम मुश्किल होता है, मगर जब तक आप उसको करना शुरू नहीं करते उसमें आसानियाँ भी नहीं आती। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अक़ीक़ कटा तब नगी हुआ। तो इल्म हासिल कीजिए, इल्म दीजिए, इल्म फैलाइए, और अपना और गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा, और देखते रहिए कायम TV। और सज्जाद शाह जी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।